हो गया है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है। हो गया है आगाज, लड़का युग बदलने की तैयारी है। सफलता उसे ही मिलती है मेरे दोस्त जिसका संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। तो मैं अक्षय कुमार आपके अपने चैनल जुकारा फाउंडेशन में जबरदस्त तरीके से जानदार शानदार तरीके से स्वागत करता हूं और इस उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि आज भले अच्छा ना हो पर कल एक अच्छा दिन आएगा। ठीक है, तो अच्छा आता नहीं, अच्छा बनाना पड़ता है। तो अच्छा बनाएंगे कैसे? जबरदस्त तरीके से, जानदार शानदार तरीके से आपको बेहतरीन तैयारी करनी है और अपने लिए एक सीट कंफर्म करना है। ठीक है, तो आइए जबरदस्त तरीके से आपको हमने कल हमारी पहली क्लास थी, आपको बताया था कि कैसे हम लोग मतलब 10 एपिसोड लेकर आएंगे, कैसे हमारा प्लान है, कैसे पूरा सिलेबस कवर करेंगे ताकि आपका एसएससी का संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आज उसी का दूसरा एपिसोड है। ऐसे तीसरा चौथा लगातार आते रहेंगे और ये टाइमिंग क्या होने वाली है? 11 बजे, हर रोज 11 AM पे आएगी। ठीक है, और हिंदी के भी जल्द, बहुत ही जल्द सेशन आने वाले हैं। तो आप लोग तैयारी से रुकना नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाना है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेशन में। तो आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, बुहाग बिहू, बुहाग बिहू को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हम बात करेंगे बुहाग बिहू को और रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। और ये बैसाख के विषुवत संक्रांति के दिन, विषुवती संक्रांति दिन मनाया जाने वाला त्योहार है। दिन मनाया जाने वाला त्योहार है और ये 7 दिन तक मनाया जाता है। 7 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, और ये कब मनाया जाता है? अक्टूबर अक्टूबर और नवंबर माह के बीच में मनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे अच्छा कोंगाली बिहू की। कोंगाली बिहू को क्या कहते हैं? कट्टी बिहू भी कहते हैं। ठीक है, कोंगाली बिहू को कट्टी बिहू भी कहते हैं। कट्टी बिहू, इसको कब मनाया जाता है? अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इसको अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो क्या आपने क्या देखा? बुहाग बिहू को रंगाली बिहू भी कहा जाता है। इसे बैसाख के विषुवती संक्रांति के दिन मनाया जाता है और ये 7 दिवसीय मनाया जाने वाला त्योहार है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। और हम बात करेंगे अब मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग सभी लोग को लगभग पता ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य मतलब मौर्य वंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर, घनानंद की हत्या कर 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है, घनानंद जो था नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था, नंद वंश का शासक था। अच्छा, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। ठीक है, एक सेल्यूकस निकेटर हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराकर उसके एक पुत्री हुई हेलेना से विवाह किया। ठीक है, ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और इसकी पुत्री हुई हेलेना, हेलेना से विवाह हो गया। ठीक है, आप जानते होंगे एक मतलब मेगास्थनीज को, मेगास्थनीज किसका दरबारी था? तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का ही दरबारी था, जिन्होंने मतलब सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेज दिया। अच्छा, मतलब कि मेगास्थनीज का एक बहुत ही फेमस पुस्तक हुई, उस पुस्तक थी, उसके नाम बताएंगे आप, नाम बताइएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे
पुत्री से विवाह हुआ। सेल्यूकस निकेटर का मतलब वो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज दरबारी था जिसे जीके सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया था, ठीक है, मेगास्थनीज को। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या थी? इंडिका। जो इंडिका थी। ये क्वेश्चन मेगास्थनीज की पुस्तक मतलब के लेखक मेगास्थनीज ने के हाँ मतलब ये क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, और बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त के गुरु का नाम बताइए। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम बताइए, का नाम, ठीक है। तो चंद्रगुप्त गुरु का क्या नाम था? चाणक्य हो जाएगा, चाणक्य, जिसे कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था, कौटिल्य के भी नाम से भी जाना जाता था। अच्छा, चाणक्य के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? चाणक्य के बचपन का नाम बताइए। चाणक्य के बचपन का नाम क्या हो जाएगा? तो विष्णुगुप्त हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अच्छा, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो चाणक्य ने क्या लिखी? अर्थशास्त्र। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी, ठीक है। अच्छा, मौर्य वंश का एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक हुआ, उसका नाम बताइए, जिसे अभिलेखों का जनक भी कहा जाता था, ठीक है। तो आपको हिंट दे दिया, आप लोग बताइए। तो चंद्रगुप्त मतलब कि मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक, जिसने मौर्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? आपका अशोक हो जाएगा, अशोक हो जाएगा, जिसने अपने राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार किया, ठीक है। अशोक को ही किसी अभिलेखों का जनक कहा जाता है, अभिलेखों का जनक कहा जाता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अशोक को ही अभिलेखों का जनक कहा जाता है। अब अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पर बैठा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक क्रिकेट शॉट जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है, गेंद को कवर ओवर मिड आपके बीच मारा जाता है, ठीक है। तो जब गेंद को ओवर मिड आपके बीच मारा जाएगा तो आपका ऑफ राइट आ जाएगा, ठीक है, ऑफ ड्राइव आ जाएगा। ठीक है, ऑफ ड्राइव आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। भाई अगर आप लोगों को जबरदस्त तरीके से अगर सेशन को देखने में मजा आ रहा हो तो एक बार सेशन जरूर कर दीजिएगा, सेशन मतलब हमारे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हरेली, कजरी और मड़ई, हरेली, कजरी और मड़ई। अच्छा, बहुत साथी कजरी को देखकर कहीं उत्तर प्रदेश में लगा देंगे तो यहीं पे गलती करेंगे आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि त्योहार लिखा हुआ है, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश क्या है? लोक गायन है, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, उत्तर प्रदेश नहीं लगाना। तो ये हरेली, कजरी और मड़ई कहाँ के बाद? छत्तीसगढ़ का त्योहार है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का त्योहार है। और इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो इसमें कुटकी दाई देवी की पूजा करती है, कुटकी दाई देवी की पूजा की जाती है, देवी की पूजा। तो किसके द्वारा की जाती है कुटकी दाई की पूजा? किसके द्वारा की जाती है? अच्छा, ये कौन सा त्योहार है? हरेली त्योहार में, हरेली त्योहार में, हरेली त्योहार में कुटकी दाई देवी की पूजा की जाती है। अच्छा, किसके द्वारा की जाती है पूजा? किसानों द्वारा, किसानों द्वारा की जाती है, अच्छे फसलों के लिए, किसानों द्वारा अच्छी फसलों के लिए, अच्छी फसल के लिए, ठीक है। और यहाँ पे अमावस्या के दिन मशीनों और मशीनों और गाय की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, क्योंकि मशीनों मतलब जैसे हल वगैरह का, ठीक है, पूजा की जाती है क्योंकि इसी से खेती की जाती है। और ठीक है, हरियाणा में आपका बैसाखी मनाया जाता है,
बैसाखी, पंजाब में भी बैसाखी हो जाएगा, बैसाखी दोनों जगह मनाया जाता है, बैसाखी हो जाएगा, लोहड़ी हो जाएगा, मकर संक्रांति हो जाएगा और तीज हो जाएगा। अच्छा, हरियाणा में एक और भी प्रसिद्ध हो जाएगा, मसानी मेला। ठीक है, मसानी मेला। और उत्तर प्रदेश में कहा जाएगा आपका बरसाना, अरे लठ मार होली जो बरसाना मनाया जाता है, ठीक है, और मथुरा के बरसाना में लठ मार होली। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति किस विधायी निकाय के पदेय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं? ठीक है, तो जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। एक आर्टिकल हुआ, आर्टिकल 63, इसमें क्या है, देश में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए, उपराष्ट्रपति होना चाहिए। अच्छा, ये पद कहां से लिया जाए, उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझते चलेंगे टॉपिक को। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर्टिकल 64 बी, आर्टिकल 64। इसमें क्या है, मतलब उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, राज्यसभा का सभापति होगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अच्छा, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? संसदों द्वारा, संसदों द्वारा, संसद के द्वारा, संसद द्वारा जो मनोनीत करके आए हो या चुने गए हो, ठीक है, दोनों के द्वारा ही चुने जाते हैं उपराष्ट्रपति। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोकसभा, लोकसभा 81 में है और ये 80 में है। ठीक है, और विधानसभा किस आर्टिकल में? 170 में। ठीक है, अब आगे वर्ष 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे पर अंकुश लगाया। ठीक है, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो अंकुश लगाया, मौलिक अधिकार पे अंकुश लगाया। ठीक है, मौलिक अधिकार पे अंकुश लगाया। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पंजाब के अमृतसर में लागू किया गया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा। ठीक है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पंजाब के अमृतसर, अमृतसर पंजाब में लागू किया गया, लागू किया, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा, गांधी जी ने काला कानून कहा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे आ जाते हैं। ठीक है, छठवां हो गया, अब सातवां पे जाते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2023 से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसे अगस्त 2023 में लोकसभा में पेश किया गया था, बिल्कुल सही है। जीएसटी की बात हो रही है, जीएसटी की बात हो रही है। यह केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 का संशोधन करता है, बिल्कुल सही है। तो बोथ हो जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। आइए जीएसटी के बारे में बात करते हैं कुछ।
सबसे पहले जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता था? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अच्छा, जो जीएसटी है सर्वप्रथम किस देश में लागू हुआ? तो जो जीएसटी है सर्वप्रथम फ्रांस में, प्रथम देश फ्रांस में लागू हुआ। ठीक है, फ्रांस में लागू हुआ। अब हम बात करते हैं भारत में कब आया? 1 जुलाई, भारत में, अपने प्यारे भारत में 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ। और 101वां संशोधन, 101वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 2016 में द्वारा 2016 द्वारा। ठीक है। अच्छा, जो हम लोग क्या मॉडल है जीएसटी का, किस जगह से लिया गया मॉडल? जो भारत में मॉडल है, मॉडल कनाडा से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। अच्छा, मॉडल का प्रारूप कौन है? प्रारूपकार कौन है? प्रारूपकार असीम दास गुप्ता। ठीक है, असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। क्या इसके जनक कौन हो जाएंगे? जनक कौन हो जाएंगे? जनक कौन हो जाएगा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इतना चीज आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। भैया सेशन आपको अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। डंडारी नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? जो डंडारी नृत्य है, इसकी मतलब जो शैली है, भारत के किस राज्य से, किस स्टेट से? तो तेलंगाना से है। ठीक है, यहाँ पे डंडारी नृत्य किया जाता है किस जनजाति द्वारा? तो ध्रुवा जनजाति द्वारा। ध्रुवा जनजाति द्वारा। ठीक है, अब महाराष्ट्र में, केरल में और हरियाणा में। अच्छा, यहाँ पे कौन सा नृत्य होता है? लावड़ी। ठीक है, अब केरल की बात करते हैं। दो शास्त्रीय नृत्य, केरल में दो शास्त्रीय नृत्य हैं। आपका पहला मोहनी अट्टम हो जाएगा। मोहनी अट्टम होता है। अच्छा, ये नृत्य किसको समर्पित है? तो भगवान विष्णु जी को। ठीक है, मोहनी अट्टम हो गया। और दूसरा हो जाए कथकली। हरियाणा में क्या हो जाएगा? फाग। ओहो, फाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और जबरदस्त तरीके से ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका 20 क्वेश्चन ऐसे हैं, फिर उसके बाद वन लाइनर है। ठीक है, वन लाइनर वाले क्वेश्चन पूरे 1000 हम लोग क्वेश्चन करने वाले, जिसके मतलब उसमें आपका जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हर एक चीज आने वाले, साइंस भी आने वाला है। अच्छे सब कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करने वाले मेरे भाई। ठीक है, आप लोग घबराना नहीं, जबरदस्त तरीके से मेहनत करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9वां प्रश्न आ गया। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति, सदाबहार क्रांति शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो जो सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रतिपादन किए, एमएस स्वामीनाथन जी ने किया। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन जी ने क्या है, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है, का जनक। ठीक है, इन्होंने ही सदाबहार क्रांति शब्द का, क्रांति शब्द का प्रयोग किया। हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थों से।
खाद्य पदार्थों से। अच्छा, एम एस स्वामीनाथन जी ने ये सर्वप्रथम HYV बीजों का प्रयोग किया, बीजों का प्रयोग किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत में तो हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है, तो विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग, नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, अगर विश्व में पूछेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे, अगर भारत में पूछेगा तो ये एम एस स्वामीनाथन हो जाएंगे। अगर मतलब ये सीधे पूछेगा कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो आप लोग विश्व वाला ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर भारत में बोलेगा तब हरित क्रांति के जनक आपके हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो डाउट नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल एक क्वेश्चन गलत करेंगे सीधे 2 नंबर चले जाएंगे, तो मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। निम्नलिखित में से यंग बंगाल आंदोलन कहां से जुड़ा है? यंग बंगाल आंदोलन कहां से जुड़ा हुआ है? तो हम बात करते हैं यंग बंगाल आंदोलन का किससे जुड़ा है, मतलब हेनरी डेरोजियो से, हेनरी डेरोजियो से। ठीक है, हेनरी डेरोजियो 17 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में ही अध्यापक बने हिंदू कॉलेज के, हिंदू कॉलेज में अध्यापक बने। ठीक है, और हिंदू कॉलेज की जो स्थापना हुई, मतलब किसने, किसके द्वारा हिंदू कॉलेज को किसके सहयोग से स्थापना हुई? तो आपके राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, मोहन राय एवं मोहन राय एवं डेविड हेयर, डेविड हेयर, डेविड हेयर ने मिलकर स्थापना की। ठीक है, चार्ल्स वुड ने 1854 में शिक्षा के जो चार्ल्स वुड है, इन्होंने 1854 में शिक्षा के ये सुधार में सिफारिशें की, जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा में सुधार की सिफारिशें की, सिफारिशें की, जिस शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया, शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग जो भी मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक क्वेश्चन के माध्यम से कई क्वेश्चन तैयार हो जाता है, आपको इसको अच्छे से नोट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने आदिवासी गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ रास्ता योजना शुरू की? ठीक है, जो ये योजना है जो आदिवासी गांवों को सड़कों से जोड़ना, तो ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, कितने गांवों को? 17 जिलों को आदिवासी गांवों से जोड़ने की योजना, आदिवासी गांवों से जोड़ने की योजना। ठीक है, 17 जिलों को। ये योजना कब शुरू की गई? तो 18 अगस्त 2023 को शुरुआत हुई इस योजना की। इस योजना के अनुमानित लागत है लगभग 5,000 करोड़, 5,000 करोड़। अच्छा, ये परियोजना जो इसके द्वारा सड़क बनाई जा रही है, 6,838 किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है, 6,838 किलोमीटर की सड़क सड़क योजना है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं। एक सामान्य फ्रीस्टाइल कुश्ती मुकाबले को 3-3 मिनट की अवधियों में विभाजित किया जाता है, इनके बीच में 30 सेकंड का एक ब्रेक होता है। तो ठीक है, तो जो मुकाबला होता है इसमें होता है तो 2 बार होता है और 30-30 सेकंड की अवधि पर होता है, 30-30 सेकंड की अवधि पर होता है। तो इसका आंसर 2 बार में होता है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। और 2 बार 30-30 सेकंड की अवधियों में होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के वादन के लिए प्रसिद्ध है। संगीत वाद्य यंत्र कंजीरा के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके पुदुकोट्टई दक्षिणामूर्ति पिल्लई। ठीक है, अब किशन महाराज क्या हो जाएंगे, पन्ना लहू के घोष क्या हो जाएंगे, बांसुरी वादक हो जाएंगे, बांसुरी वादक हो जाएंगे। और किशन महाराज क्या हो जाएंगे, ये तबला वादक हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जबरदस्त तरीके से आपका 14वां प्रश्न आ चुका है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। पूंजीवादी समाज में उत्पादित वस्तुओं को लोगों के बीच वितरित किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोगों को आवश्यकताओं के आधार पर और कर सकते के आधार पर, या फिर क्रय शक्ति के आधार पर नहीं, लोगों को क्या चाहिए केवल इस आधार पर, लोगों को क्या चाहिए इसके आधार पर नहीं, बल्कि क्रय के आधार पर। जो पूंजीवादी है उससे इनसे क्या मतलब, उनसे तो अपने मतलब बिजनेस में बढ़ोतरी से मतलब है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला ही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मध्य प्रदेश में ढोल की थाप पर विभिन्न अवसरों पर महिलाओं के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपका मटकी नृत्य हो जाता है, जो खुशी के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, मटकी नृत्य हो जाएगा जो कि खुशी के अवसर पर किया जाता है, किया जाता है। किस खुशी के अवसर, जैसे कि बच्चों के नामकरण पे, शादी विवाह पे, नामकरण या शादी शादी विवाह ऐसे अवसरों पर ये नृत्य किया जाता है। अब मुंडारी नृत्य कहाँ होता है, झारखंड में, झारखंड में मुंडा जनजाति द्वारा, मुंडा जनजाति द्वारा। अच्छा, राउत की बात कर लेते हैं। राउत कहाँ होता है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आपका भगौरिया कहाँ हो जाएगा, एमपी में हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को आप नोट करते हुए चलेंगे तो अच्छा रहेगा, मतलब कि जब आपका एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपको रिवीजन करने में पेज पलट के एक एक बार पढ़ते जाएंगे तो आपको ध्यान में आता जाएगा, ये तो मैंने पढ़ रखा है। ठीक है, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो जो पंडित रविशंकर जी हैं ये सितार से संबंधित है। ठीक है, और तबला से कौन है, जाकिर हुसैन। तबला से जाकिर हुसैन हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, इसको आपका सितार इसका राइट है, तो तबला जाकिर हुसैन हो जाएंगे। आपका ये हो जाएगा, गिटार बजाते थे पंडित ब्रिज ब्रिजभूषण काबरा। ठीक है, आपके पंडित ब्रिजभूषण काबरा काबरा जी हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। गैसों का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। ठीक है, गैसों का आपका ये निक्षेपण कहलाएगा। इसमें गैसों का द्रव में परिवर्तन होता है, गैसों का द्रव के परिवर्तन की स्थिति को निक्षेपण कहते हैं। परिवर्तन की स्थिति, ठीक है, निक्षेपण कहलाता है। अब 18वां प्रश्न आपका आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट नहीं है। ठीक है, तो हम बात करेंगे आपका
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 5 रिट जारी की गई अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। ठीक है, 5 रिट जारी हुई। तो 5 रिट क्या क्या है आपका? हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण। दूसरा हो जाएगा आपका परमादेश, तीसरा हो जाएगा आपका उत्प्रेषण, चौथा हो जाएगा प्रतिषेध, और पांचवा हो जाएगा आपका अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा। तो आप यहां से मिला सकते हैं 1 2 3 4 5। बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश प्रतिषेध है, अधिकार प्रेक्षा है। तो जज सोली नहीं है। क्वेश्चन को आप पढ़िए, निम्नलिखित में कौन सी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी रीट की गई नहीं है? कौन सा रीट जारी की नहीं है? तो ये सब तीनों तो है, जज सोली नहीं है। अच्छा, हाई कोर्ट, यही रीट हाई कोर्ट ने भी जारी किया, हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 226 में। ठीक है, इन चीजों को आप ध्यान देंगे। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किए गए पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपके फेवरेट, हमारे भी फेवरेट है रतन टाटा जी। आपकी है कि नहीं ये तो नहीं पता, मगर मेरे हैं। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। राधा श्रीधर का संबंध निम्नलिखित में किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, राधा श्रीधर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? ठीक है, तो इनका संबंध भारतनाट्यम से है। भारतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अच्छा, भारतनाट्यम के जनक किसे कहा जाता है? जनक किसे कहा जाता है? तो भरत मुनि को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, भारतनाट्यम के जनक कौन है? अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भरत मुनि द्वारा। ठीक है, अब कथक कहाँ का है? कथक आपके यूपी का है। सत्रिय असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, असम का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य मणिपुर है। ठीक है, मणिपुरी ही है। ठीक है, इन चीजों को आप समाज देखेंगे। मतलब 20 क्वेश्चन जो हमारे थे ये समाप्त हो गए। अब आपके वन लाइनर के आएंगे। ठीक है, जिसे जबरदस्त तरीके से हम लोग देखेंगे, एक नजर सब कवर। ठीक है, हरियाली योजना, हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन से। हरियाली योजना का संबंध किससे? जल प्रबंधन से। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल है प्रतिशत की दृष्टि से कौन वाला राज्य है? मिजोरम। ठीक है, देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल जो है प्रतिशत की दृष्टि से जो राज्य है आपका मिजोरम हो जाएगा। केवला देव घना पक्षी विहार, केवला देव घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो भरतपुर के राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर में। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर में। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जाएगा आपका। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? जो मानस पशु विहार है मतलब पशुओं के लिए। ठीक है, असम में है। अब बात करेंगे रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में भैया, हिमाचल प्रदेश में है। अब आगे आते हैं, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर स्थित है? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर स्थित है। तो उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है। और आपको मजा तो आ रहा है ना? मजा आएगा, तुम आ रहा हो तो एक बार थम्स अप जरूर कर दीजिएगा भैया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार स्थित है व्याघ्रों के लिए। ठीक है, व्याघ्रों के लिए। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, अच्छा, एक गुजरात में एक जिला है, गुजरात में सबसे बड़ा जिला है जो डिस्ट्रिक्ट है उसको कच्छ है। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ स्थित है?
बानरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु, ठीक है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी राष्ट्रीय पार्क प्राकृतिक आवास है एशियाई हाथियों के लिए, ठीक है, एशियाई हाथी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहां की गई, ठीक है। 1916 में की गई और कोलकाता में, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहां की गई थी, तो 1970 में की गई थी और कहां की गई थी, कोलकाता में की गई थी। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व कहाँ है, कार्बेट, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है, रिजर्व जो है वो कार्बेट है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क, फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म होता है भैया, जो दो पत्थरों के बीच में अक्सर मतलब कोई दब जाते हैं तो जो दाग पड़ जाता है उस पर दिखते हैं, उसको जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल्स। जैसलमेर, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, दाची गम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में किसमें बाघ विलीन हो गए, भारतीय वनों में किस मतलब में विलीन हो गए, तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता था, इंदिरा गांधी अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य। बात करेंगे बुक्सा बाघ परियोजना, बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ठीक है। विश्व वन जीव कोष का प्रतीक है लाल पांडा, जो है विश्व वन जीव का कोष का प्रतीक है ये लाल पांडा। जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों से पहली परियोजना स्कीम कौन सी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित है, ठीक है, ठीक है, कौन सी थी, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, ठीक है, शांत घाटी में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में हो जाएगा। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सारे राष्ट्रीय उद्यान जितने भी भूगोल में इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज, प्रमुख दर्रे, नदियां, उनकी सहायक नदियां, हर एक चीज कवर करेंगे भैया, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, 10 दिन में हर एक चीज कवर कर लेंगे। उसके बाद भी क्लासेस रेगुलर आती रहेंगी, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एकदम आते रहेंगे आपके लिए। अभी आपको करंट अफेयर में प्रमुख नियुक्तियां, प्रमुख निधन जो 2024 में हुए, जो आपके एग्जाम में एकदम छपने वाले प्रश्न है, अभी वो भी कराए जाएंगे आपको जबरदस्त तरीके से। कैबुल लैमजाओ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मणिपुर में। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है, पश्चिम बंगाल एवं असम में, ठीक है, पश्चिम बंगाल एवं असम में। अब आगे देखते हैं, रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य यह भारत के किस प्रदेश में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, राजस्थान में बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अब इसको ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में, ठीक है। कच्छ का रण क्षेत्र माना जाता है जंगली गधों के लिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है, कौन सा है, सुएज नहर, इसको हम लोग पहले भी कर चुके हैं। राइन नदी किस कैसी घाटी से होकर गुजरती है, राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती, तो भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है, ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील, विश्व में सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन झील, ठीक है, कैस्पियन सागर, ठीक है। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन स्थित है मैसूर में। कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए, कच्छ का रण क्षेत्र जाना जाता है जंगली गधों के लिए, ठीक है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ 1972 में। एक एक क्वेश्चन मुंह जुबानी याद करा देंगे मेरे भाई, घबराना नहीं है, इतने बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, इतनी बार करेंगे ना, 4 फरवरी को एग्जाम को फोड़ के आना है, मतलब 4 फरवरी को, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी सुएज नहर, ठीक है।
राइन नदी कैसी घाटी से गुजरती है? भ्रंश घाटी से। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती है? भ्रंश घाटी से। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील? कैस्पियन सागर। ठीक है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो कौन है? आर्गन है। किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? क्षोभ मंडल को। ठीक है। वायुमंडल के लिए किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? किसमें होता है? समताप मंडल में नहीं होता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है। एकदम याद कर लेना है। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों में। ठीक है। सबसे चमकीला ग्रह कौन होता है? शुक्र होता है। भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर से दूरी कितनी होती है? भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी छोर में दूरी कितनी होती है? 876 होती है। 876 होती है। ठीक है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा से मतलब बात करते हैं हम, भारत जो स्थलीय सीमा लगती है सातों देशों से मिला के उसकी पूरी कितनी दूरी है? तो कितनी दूरी है? 1500 किलोमीटर, मतलब 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। ठीक है। कोंकण तट कहाँ पर स्थित है? कोंकण तट कहाँ स्थित है? गोवा और दमन में। ठीक है। गोवा और दमन में। कोंकण तट कहाँ स्थित है? गोवा और दमन में। संपूर्ण भारत के पश्चिम भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है। भारत के कुल, ठीक है, भारत के कुल मतलब संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत और पहाड़ियां हैं? ठीक है। तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत है। ठीक है। भारत के कुल भूभाग के 10.6% पर्वत है। भारत के कुल भूभाग में 18.5% तो भूभाग पर पहाड़ियां हैं। ठीक है। 18.5% पर भूभाग पर क्या है? पहाड़ियां हैं। पहाड़ियां हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के भूभाग में 27.7% तो पठार पे जाते हैं। पठार कितने पाए जाते हैं? भूभाग पाए जाते हैं 27.7%। क्या पाए जाते हैं? पठार पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल मैदान विस्तार है? 44%। संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर ये मैदानी विस्तार है? 44% पर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी? 9। भारत से समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है। अब मैप को भी देख सकते हैं। ठीक है। मैप थोड़ा सा शायद आप लोग को दिख रहा हो दूर से, पर ये धुंधला धुंधला पूरा दिख रहा है। ठीक है। शायद मुझे लग रहा है समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं। किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात। किस राज्य की तटरेखा समुद्र से सबसे ज्यादा लगती है? तो गुजरात की। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। भूमध्य रेखा के निकट में कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? इंदिरा पॉइंट। भाई मैं सिर्फ ये वन लाइनर करवा भी नहीं रहा हूँ, मेरी ये कोशिश है कि वन लाइनर जो है मतलब यही भी इतनी बार मतलब याद करवा दीजिए क्लास में की क्लास में, क्योंकि समय नहीं बचा हुआ है। आपको भी मैथ भी देखना है, रीजनिंग भी देखना है। ठीक है। हिंदी भी देखना है। ठीक है। भैया कहो तो हिंदी की जबरदस्त क्लास ला दूं मैं। हिंदी क्लास में क्या करना है? हिंदी की क्लास का सारा सिलेबस का 10-15 दिन क्लास लाएंगे, सारा सिलेबस को एकदम उलट पुलट कर देंगे, मतलब सारा सिलेबस कवर करेंगे। और मतलब जो नए टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसको एक ऐसा समझ विकसित किया जाएगा कि मतलब क्वेश्चन करने, नए भी क्वेश्चन है तो करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? किस राज्य की समुद्री तट से रेखा मतलब सबसे सीमा जो लगती है तट रेखा वाली सबसे कम है? गोवा। भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज्यादा लगती है? भारत की स्थल सीमा किस देश से सबसे ज्यादा लगती है? तो बांग्लादेश लगती है। और कितनी? 4,096 किलोमीटर। 4,096 किलोमीटर। ठीक है। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। थार भूमि कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा से स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। भारत की कौन सी राज्य सबसे अधिक राज्यों का सीमा स्पर्श करता है? उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र
से पहले भारत की कौन सा क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है भैया, मजा आ रहा हो तो एक बार शेयर जरूर कर देना, शेयर। ठीक है, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, जरूर कर देना। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? भारत की, इसमें दो क्वेश्चन हो गए। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग हो गया, किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? सर सिरिल और जॉन रेडक्लिफ, मतलब कि सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। ठीक है, ठीक है, एक ही नाम है, सर सिरिल। इसको मैं ऐसे कर देता ना तो लगेगा, कंफ्यूजन लगेगा। सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने। ठीक है। भारत का कौन सा राज्य चीन नेपाल भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो चीन नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? कौन सा राज्य है ऐसा? सिक्किम है। भैया घबराना नहीं है, बस 39 क्वेश्चन और है। ठीक है। विदर्भ प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है महाराष्ट्र का। ठीक है। पाट अंचल अवस्थित है झारखंड में। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? आपके झारखंड में। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध स्थित है झारखंड में। ठीक है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, भारत का कोहिनूर कहा जाता है आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम जाना जाता है, किसको जाना जाता है? कर्नाटक को। भारत सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु में। भारत सिलिकॉन स्टेट कहाँ वैली कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। उत्तर पूर्वी राज्यों के 7 बहनों का भाग नहीं है। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। कौन नहीं है? पश्चिम बंगाल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? ठीक है, कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले कहाँ है? सबसे अधिक जिले कितने हैं? उत्तर प्रदेश में। पहले 75 थे, वर्तमान में 76 हो गए। ठीक है, वर्तमान में 76 हो गए। ठीक है। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य से कौन कौन से मतलब स्टेट सीमा बनाते हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। अब बात करते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर। ठीक है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर में एक हवा महल है, उसकी स्थापना किसने की? आप लोग बताएंगे तो बता। जो हवा महल है वहां पे, उसकी स्थापना सवाई जयसिंह ने की। ठीक है, सवाई। अच्छा, उसको हवा महल क्यों क्या गया है? उसमें खिड़कियां इतनी ज्यादा हैं कि पूरा हवा ही आता था, इसलिए उसको हवा महल बोलते हैं। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? ठीक है, अफ्रीका को। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की 8,848 मीटर लंबाई है। ठीक है, इसकी हाल ही में कुछ दिन पहले 8,850 मीटर ऊंचाई हो गई थी, लेकिन फिर पुनः वो 8,848 मीटर हो गया। ठीक है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? प्रथम श्रेणी के। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना, भारत के 29वें राज्य जो राज्य बना तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। हैदराबाद। ठीक है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। मिजोरम मतलब कि हम इसमें ऐड कर लिए देश और राजधानी को भी, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, एक मैं मतलब राज्य की राजधानी और करेंसी और मतलब अलग देशों के राजधानी करेंसी सब कुछ, मतलब भारत से लेके भारत की स्टेट कौन से हैं, मतलब हर भारत के जितने भी राज्य हैं सबके मतलब स्टेट कौन है, ठीक है, उसके मतलब सीएम कौन है, ठीक है, हर एक चीज करवाने की कोशिश करेंगे 10 मिनट शॉर्ट में। ठीक है। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यों की संख्या 8 है। भारत सबसे बड़ा संघ राज्य है दिल्ली। ठीक है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र है, कौन सा है? लक्षद्वीप है। ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेशों को याद करने का एक मेरे पास वो ट्रिक है। क्या? चलो दिल दो आप लद्दाख। ठीक है, चलो दिल दो आप लद्दाख। च से आपका चंडीगढ़ हो जाएगा, लो से लक्षद्वीप हो जाएगा, दिल से दिल्ली हो जाएगा, और दो से दादर नगर एवं दमन और दीव। ठीक है। और आ से हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है।
और पस हो जाएगा पुडुचेरी, ठीक है, और जम्मू कश्मीर, और लद्दाख हो ही जाएगा आपका, ठीक है। आप मैप में भी देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, ठीक है, दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, ठीक है, दिल्ली और लद्दाख। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय, ठीक है। मेघालय में आपको सबसे ज्यादा वर्षा होता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? माउंट कोसियुस्को, ठीक है, कोसियुस्को, ठीक है। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका को कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है। महाद्वीप और महाराष्ट्र महासागर किस श्रेणी के उच्चावच है? प्रथम श्रेणी के। ये क्वेश्चन दोबारा कर रहे हैं। प्लेट विवर्त नीति की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हैरी हैस। किसने किया? हैरी हैस। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग को महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? ठीक है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मग्न तट का विस्तार है? ठीक है, ठीक है, संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप है, मग्न तट का विस्तार कितना है? ठीक है, तो देखते हैं 7.5% में महाद्वीपीय मग्न तटों का है। औसत ढाल 0.2% अथवा 1 डिग्री होता है। महाद्वीपीय मग्न तटों के क्षेत्र मानव के लिए महासागरों से सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विश्व के सबसे लंबे जलमग्न मतलब जलमग्न कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो बेरिंग सागर में। ठीक है, बात करते हैं भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। ठीक है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन के पठार में। किस देश में भूकंप के उत्पन्न विनाशकारी समुद्रकों की सुनामी कहते हैं? ठीक है, जापान में। ठीक है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रशासन पुनश्चन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने किया। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक में महाद्वीप में। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिक महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? आपके न्यूजीलैंड में। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकैटियस। जियोग्राफिका के लेखक कौन है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 8 होती है और हमारा जो सौर मंडल है अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। ठीक है, तो एक सौर मंडल का जबरदस्त क्लास लाने वाला हूं जिससे आपको मजा आने वाला है। पूरा फुल थ्योरी समझेंगे, सौर मंडल में क्या होता है, कितने ग्रह होते हैं, कैसे कैसे रहस्य छुपे हुए हैं। ठीक है, उसमें पुच्छल तारा क्या होता है, ठीक है, हर एक चीज समझेंगे। ठीक है, तो सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगले सेशन में जबरदस्त तरीके से। और हमारे सेशन को लाइक शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।